आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन का क्या अर्थ है? किसी भी देश की जनसंख्या अलग अलग तत्वों से मिलके बनती है। लिंग, आयु, साक्षरता, आवास, व्यवसाय, भाषा, धर्म, जाति, ये सभी तत्व मिलके किसी देश की जनसंख्या का संगठन करते हैं। इनको जनसंख्या की जननांकीय विशेषताएं भी कहा जाता है। ये जनसंख्या का संगठन होता है। फिर है लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात को समझने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें स्त्रियों की संख्या डिवाइडेड बाय उस देश की कुल पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। हजार से इसको इसलिए गुणा किया गया क्योंकि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को देखा जाता है। एक उदाहरण के लिए, एक देश में 90,000 स्त्रियां हैं और 1 लाख पुरुष हैं, तो उस देश की जो लिंगानुपात है वो 900 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पे निकल के आएगा। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले जन्म दर। किसी भी देश की अगर आप जन्म दर को उठा के देखोगे तो वहाँ पर बाल शिशु जो दर होती है लड़कों की और लड़कियों की, उसमें थोड़ा प्राकृतिक रूप से ही अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से ही अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो लड़कों की संख्या 104-5 के आसपास होती है। तो प्राकृतिक रूप से अगर जन्म दर के हिसाब से भी हम देखें तो लिंगानुपात में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये अंतर प्रकृति मृत्यु दर के समय में पूरा कर लेती है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। तो 70, 80, 90 साल की उम्र के बाद की अगर आप संख्या की गणना करेंगे तो वहाँ पर जाके ये स्त्री पुरुष की जो मृत्यु दर में अंतर आके लिंगानुपात लगभग बराबर आ जाता है। वहाँ पर अगर उस टाइम पर अगर 100 स्त्रियां जीवित हैं तो उनकी उम्र के पुरुषों की जो संख्या है वो 85, 90, 95 के आसपास मिलेगी। यानी कि जो जन्म दर में 5-6 बच्चों का अंतर आया था वो मृत्यु दर में बराबर हो जाता है। तीसरा है प्रवास। प्रवास ज़्यादातर आपको पता है पुरुष ही करते हैं। तो पुरुषों के प्रवास करने से जिस जगह से वो प्रवास करके जाते हैं वहाँ का लिंगानुपात बढ़ जाता है, और जहाँ पर वो प्रवास करते हैं वहाँ का लिंगानुपात को वो थोड़ा कम कर देते हैं। इस प्रकार से ये 3 मुख्य पॉइंट किसी देश की क्षेत्र की लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। आयु संरचना। आयु संरचना का अर्थ होता है विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या को बांटना। विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से वो आयु वर्ग होंगे? बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग के अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति आते हैं, और वृद्ध आयु वर्ग में 60 साल से ज़्यादा के लोग आते हैं। ये बाल आयु वर्ग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आता है। आश्रित जनसंख्या का अर्थ है कि वो अपने जो खर्च, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या होती है जो किसी देश की प्रगति में अपना सहयोग देती है, और वृद्ध आयु वर्ग फिर से आश्रित होता है। जैसे आप देखते हैं बूढ़ों की 60 साल के बाद पेंशन की जाती है, तो इस प्रकार वो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत है, जो सरकार और कार्यशील जो जनसंख्या है उसके ऊपर डिपेंड आश्रित वो होते हैं। अगर बाल आयु वर्ग की संख्या किसी देश में ज़्यादा हो जाती है तो वो दर्शा रहा है कि वहाँ पे जन्म दर उच्च है। प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वो इस बात का सूचक है कि ये देश आर्थिक दृष्टि से उत्पादन बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्यशील लोग की संख्या ज़्यादा है। और वृद्ध आयु वर्ग अगर किसी देश में ज़्यादा है तो वो बताता है कि वृद्धों की देखभाल के लिए उस देश में खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड एक प्रकार का पिरामिड की आकृति का चित्र होता है। ज़्यादातर पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा होता है और शीर्ष उसका पतला होता है। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली,
आयु वर्ग, जैसे आप साइड में देख रहे होंगे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, ये अलग अलग आयु वर्ग दिखा रखे हैं। दूसरा इस चित्र में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है, यानी आयु के आधार पर महिला और पुरुषों की संख्या को दर्शाने वाला जो एक चित्र होता है उसको आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड इसको इसलिए बोला जाता है कि इसकी आकृति रोम में पाए जाने वाले पिरामिड की तरह की होती है। अलग अलग देश की जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर पिरामिड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो आपके सामने पिरामिड है ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है जो दर्शा रहा है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की है 0 से 4, 5 से 9 में, यानी कि इस देश में उच्च जन्म दर है। और आप 75 से 79, 80 से 84 वाली आयु वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर मृत्यु भी खूब है, तो इस देश में मृत्यु दर भी बहुत है। अगला पिरामिड होता है शिथिल जनसंख्या वाला पिरामिड, जो सूचक होता है समान मृत्यु और जन्म दर। इस पिरामिड को देख के आपको लगता होगा कि इन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को लगभग समान रख रखा है, तो ये शिथिल जनसंख्या का पिरामिड होता है। नेक्स्ट है घटती हुई जनसंख्या को दर्शाने वाला पिरामिड। अब इस पिरामिड में आप सबसे नीचे वाले ग्रुप को देखें 0 से 4 वाले ग्रुप को, वहाँ पे संख्या बहुत कम है। तो ये पिरामिड बता रहा है कि अगले कुछ सालों में इस देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने जन्म दर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। ये एक विकसित प्रकार के देश का पिरामिड है। अगला है ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी कि नगरों और गांव के आधार पर जनसंख्या को बांटा जाता है, वो ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है, जिसमें ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार की जनसंख्या होती है। अब ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे? जनसंख्या विभाग ने कुछ अपने आधार बनाए हैं। सबसे पहले है कार्य के आधार पर अगर किसी बस्ती की जनसंख्या 75% से ज़्यादा प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई हो, जैसे कृषि, पशुपालन, इस तरह के व्यवसाय में लगी हो, तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है, और उस बस्ती में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। इसके विपरीत अगर 75% से ज़्यादा जनसंख्या द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में लगी हुई है तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है, और उसको हम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। प्रशासन, अगर किसी बस्ती का प्रशासन ग्राम पंचायत के कंट्रोल में है तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है, और अगर नगर पालिका, नगर निगम ये किसी बस्ती के अंदर हैं, उनका प्रशासन उनके कंट्रोल में है, तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है, और वहाँ की जनसंख्या भी नगरीय जनसंख्या कहलाएगी। दो और पॉइंट हैं जिसमें एक जनसंख्या है, ये 5000 से कम अगर जनसंख्या किसी बस्ती की है तो ग्रामीण बस्ती, 5000 से ज़्यादा तो नगरीय बस्ती, और घनत्व के आधार पर अगर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या है तो ग्रामीण बस्ती, और 400 से ज़्यादा है तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है। पहले दो पॉइंट ज़्यादा प्रमुख हैं किसी बस्ती को ग्रामीण और नगरीय कहने के लिए। अगला विषय है साक्षरता। साक्षरता जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साक्षर व्यक्ति कौन होता है। साक्षर व्यक्ति वो होता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा हो और वो किसी भी भाषा में लिख पढ़ और उस भाषा को समझ सकता हो, वो साक्षर व्यक्ति कहलाता है। ये भारतीय जनगणना विभाग की परिभाषा है। अब साक्षरता निकालने के लिए, साक्षरता दर को निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर हम लिखेंगे कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या उस देश की, उसको हम भाग देंगे वहाँ की कुल जनसंख्या से, मल्टीप्लाई 100। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक देश में 70,000 व्यक्ति साक्षर हैं और वहाँ की कुल जनसंख्या 1 लाख है, तो उस देश की साक्षरता दर 70% निकल के आएगी, यानी कि हर 100 में से 70 व्यक्ति उस देश में पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षर हैं। किसी देश की साक्षरता दर को 3 पॉइंट प्रभावित करते हैं। पहला आर्थिक,
सामाजिक और धार्मिक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जैसे गरीबी है, गरीबी के कारण बहुत जगह पर शिक्षा नहीं दिलवाई जाती बच्चों को, तो वहाँ पे साक्षरता दर गरीब जो राज्य गरीब देश होते हैं वहाँ कम होती है। सामाजिक, कुछ सामाजिक ऐसी रीति रिवाज हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं किया जाता, तो वहाँ लिंग जो साक्षरता दर होती है वो कम होती है। और कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो शिक्षित करने के लिए ज़्यादा अपने आप को खुलापन उनके अंदर नहीं होता, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर साक्षरता दर महिलाओं की तो बहुत ही कम होती है। तो ये 3 पॉइंट किसी देश की साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। फिर है व्यावसायिक संरचना, यानी कि व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या को अलग अलग बांटना। इसमें कार्यशील जनसंख्या होती है, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था, 15 से 59 वर्ष तक की जो स्त्री पुरुष होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। साथ में वो कुछ ऐसा कार्य करते हों जिसको करने के बदले में उनको कुछ आजीविका प्राप्त होती हो, वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। सहभागिता दर, सहभागिता दर का अर्थ है उस देश में कार्यरत जनसंख्या, उसको हम डिवाइड करेंगे वहाँ की कुल जनसंख्या से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसकी सहभागिता दर निकाली जाती है। एक उदाहरण के लिए, कुल जनसंख्या में से 60,000 व्यक्ति कार्यरत जनसंख्या के अंतर्गत हैं किसी देश के मान लो, और 1 लाख वहाँ की कुल जनसंख्या है, तो वहाँ पर 60% सहभागिता दर है, यानी कि हर 100 में से 60 व्यक्ति वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्रियाएं या क्रियाकलाप होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं, जो मानव ने इस प्रकृति, इस पृथ्वी पे सबसे पहले जब मानव आया था तो तब शुरू करी थी। आखेट करना, वनों में संग्रहण करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई है और जो सबसे पहले प्रथम क्रियाकलाप थे मानव के, इसलिए इनको प्राथमिक क्रियाएं बोला गया। द्वितीय क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त जो उत्पाद है उसको कच्चा माल मान के उसका कोई निर्मित वस्तु में मशीनों और हाथों की सहायता से परिवर्तन कर देते हैं, वो द्वितीय क्रियाएं होती हैं। जैसे उद्योगों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका क्रियाकलाप द्वितीय प्रकार का होता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवाओं के अंतर्गत आता है, जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों की कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे परिवहन में लगे हुए लोग, अध्यापन कार्य में लगे हुए लोग, डॉक्टर, वकील, इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। प्रथम और द्वितीय क्रियाकलाप में निर्माण जो होता है उसको आप मूर्त रूप में देख सकते हैं कि क्या चीज़ का निर्माण किया है। तृतीय क्रियाकलाप में आप उसको अमूर्त रूप में महसूस कर सकते हैं कि एक डॉक्टर कितना अच्छा इलाज करता है, एक टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, वो तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान, रिसर्च, शोध से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। जैसे किसी चीज़ का आविष्कार करना, हमारे वैज्ञानिक होते हैं जो नई नई दवाइयाँ ईजाद करते हैं, उपग्रह का निर्माण करते हैं, इस तरह के जो लोग लगे हुए होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स। सबसे पहले, जनसंख्या संगठन क्या होता है? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग अनुपात किन किन कारकों से प्रभावित होता है? आयु संरचना क्या होती है? आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन क्या होता है? साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं, किस आधार पर की जाती है? सहभागिता दर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाएं या व्यावसायिक क्रियाकलाप मानव के कौन कौन से हैं? और लास्ट में एक पॉइंट आता है आवश्यकता। आवश्यकता का यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जनसंख्या संगठन है या हम जनगणना करते हैं किसी देश की, उसकी ज़रूरत क्यों होती है? उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर एक सरकार को भविष्य की कुछ योजनाएं बनानी होती हैं।
चाहे हम उसमें लिंगानुपात आ जाए, आयु संरचना आ जाए, ग्रामीण नगरीय संगठन आ जाए, साक्षरता आ जाए, इन सब की गणना करने से कोई भी जो सरकार होती है उसको ये पता चलता है कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं, हमें भविष्य में कितनी और ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम आगे कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम इन सभी चीज़ों की गणना करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम आयु संरचना को देखते हैं। अगर किसी देश में आयु संरचना पिरामिड जब आपने देखा था, तो जो विस्तारित होती जनसंख्या वाला अगर पिरामिड है तो बता रहा है कि यहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो तुरंत उस सरकार को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा स्कूलों की। अगले 12, 13, 15, 20 साल में फिर वही बच्चे जब प्रौढ़ जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएंगे तो उस टाइम पे उस सरकार को बहुत ज़्यादा रोजगार सृजित करने पड़ेंगे। तो सरकार को 15-20 साल पहले ही पता चल जाता है कि आंकड़े इकट्ठे करने से कि अगले 10, 15, 20, 25, 30 सालों में हमने किस प्रकार की ऐसी योजनाएं बनानी है कि उस टाइम तक जब वो बाल आयु वर्ग ज़्यादा, जो जन्म दर वाला बाल आयु वर्ग था, जब वो प्रौढ़ जनसंख्या में पहुँचेगा तो उस टाइम पे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सके। तो इस प्रकार ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।